बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में जो वफाकी काबीना के बजट, वफाकी काबीना के बाद कौमी असम्बली से जो बजट हमारे सामने आया, उस पर गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने प्रोग्राम किया था और अवामी तासुरात और राय आप तक पहुँचाई थी। लेकिन ताहाल अवाम पाकिस्तान से लेकर जो ताजिर, बिजनेस कम्युनिटी और एक आम आदमी, हम जैसे लोग भी ये समझने से कासिर हैं कि ये बजट जो है ये एक रिवायत का हिस्सा है कि भाई ज़ाहिर है माली साल ख़त्म हुआ है तो आपने बजट पेश ही करना है, या फिर हकीकतन हम पाकिस्तान के जो बुनियादी माशी ढांचा है इसकी तब्दीली चाहते हैं। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि टैक्स कलेक्शन की बात होती है, हम हमेशा देखते हैं कि कुछ नए अहदाफ रखे जाते हैं, लेकिन ये कभी पूरे नहीं होते हैं। हुकूमत के अपने अखराजात, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे खर्चा होगा, पार्लियामान पे खर्चा होगा, दीगर और चीज़ों पे खर्चा होगा, और पैसा जो है, जो टैक्स लगेगा वो अवाम पर लगेगा। तो इस पर ज़ाहिर है लोग बड़ी बेचैनी में हैं। कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं समझ आ रही थी। ये ताजिर दोस्त स्कीम, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। शुरू भी हुई, ख़त्म भी हो रही है, नहीं हो रही है, उसको कह रहे तौसी कर दें, ताजिर कह रहे हम मानते नहीं हैं। अजीब अलमिया है। ज़रा आज हमने जहमत दी है, साबिक चेयरमैन है FBR के, बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं और सीधे अंदाज से हमें समझाते हैं। और मुझे जब कुछ मुआशी मामलात के लिए मसला होता है तो मैं रुख करती हूँ शबर जैदी साहब का। शबर साहब, थैंक यू वेरी मच सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। शबर साहब, आपने बहुत बातें की हैं, या ज़ाहिर है जब से बजट आया तो लोग आपकी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, इंप्रेशन भी है आपका एक ख़ास मईशत के हवाले से। लेकिन ऑन अ ट्रू नोट, एज वी नो के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी 100 दिन की जो कारकर्दगी है वो भी पुटअप कर दी है कौम के सामने कि दिस इज़ द वर्क जो हमने डिलीवर किया है। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि ये कुछ ऐसी कारकर्दगी है जो काबिल सताइश हो कम अज़ कम इन 100 दिनों में? देखिए, बात ये है कि हर गवर्नमेंट आती है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हमने सही राह अपना ली है जी, और हम इस राह पे चलते हुए ठीक बात है, आगे कामयाबी हासिल कर लेंगे। ये आप मतलब इसमें कोई ये तफरीक नहीं है, नहीं कोई ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, PTI की हो, PMLN की हो। अच्छा, और अगर आप इनकी स्पीचेस सुने, इनके तो वो सब एक से होते हैं, और इसके बावजूद हम 75 साल से नीचे जाते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है। सबसे बुनियादी सवाल इन सबको ये है कि अगर ये एक दफ़ा सच बोल दें खड़े होकर, कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, कि भाई पाकिस्तान के माशी हालात सही नहीं हैं और अभी हमें बहुत कुछ सही करना है। अब जो आज की बात वो कर रहे हैं, या जो स्पीच वज़ीर ख़ज़ाना ने की, जी जी जी, उससे ये लगता है कि अब बिल्कुल सही राह हमने अडॉप्ट कर ली है। हाँ, चीज़ें बिल्कुल सही हो गई हैं। बस ये मैटर ऑफ 1-2 साल है, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, सब गुडी गुडी होने वाला है, गुडी हो जाएगा। अच्छा, ये उनको भी शायद पता है कि ये नहीं होगा, मगर हमने एक रवायत सी बना ली है कि हमें ये बात करनी है, यानी पिक्चर बहुत अच्छी दिखानी है। और नहीं, और उसके साथ एक रवायत अपोजिशन ने बना ली है कि उसने बेंच बना के शोरशराबा करना है। तो ये इस तरह की जो रवायात हमने अपना ली, अच्छी बात कह रहे हैं, ये इस तरह से ये मुल्क नहीं चल सकता। ये, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये बहुत मुश्किलात में चला गया है, मुश्किलात में है। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो मर्जी कहते रहें, अच्छा, 2 चीज़ें हैं, एक पूरा मुल्क मुश्किलात में है और एक पर्टिकुलर आवाम मुश्किलात। देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक आपकी ज़ात को मुश्किल है, आमदनी नहीं मिल रही, पैसे नहीं है, महंगाई है, ये एक आपका ज़ाती मसला है, और पूरा मुल्क एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये दूसरा मसला है। 2 चीज़ें हैं ना, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अब दोनों को अलग अलग सेटल करते हैं, पहले मुल्क पे आ जाते हैं। सही बात, पहले मुल्क पे आते हैं। 12,970 13 ट्रिलियन रुपए आप जमा करेंगे। जी, कैसे? ये नहीं, 13 ट्रिलियन जमा करेंगे, ठीक है। लोगों की गर्दनें काट के, मार के, दबा कर, इकोनॉमी को तबाह कर दफन करेंगे। ठीक है, आपको IMF की रिक्वायरमेंट है, आप जमा करें, कोई बात नहीं। 13 ट्रिलियन आपने इकट्ठे करने हैं, बाहू को बैकरुक करने हैं, ठीक है, चलो जी, करने हैं, ठीक है जी। अब 13,000 में से 9,700 आपने सूद की मद में अदा करना, ठीक हो गया। तो ये दुकान नहीं चल सकती। ऐसे दुनिया के किसी मुल्क में 75% ऑफ दी टैक्सेस अगर चला जाता है इंटरेस्ट में, तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये मुल्क दिवालिया नहीं है। अब ये जो बार बार इन्होंने कहानी शुरू की हुई है कि ये दिवालिया नहीं है, ये दिवालिया नहीं है, ये गलत, ये बात, मुझे भी दिवालिया कहने में कोई खुशी नहीं होती, हाँ, जाहिर है, मगर सवाल ये है कि अगर ये पोजीशन है, आज 9,700 है और आप 8 अरब रुपए अगले साल फिर
और कर्जा लेने वाले हैं, तो ये अगले साल 10,500 हो जाएगा, फिर ये 11,500 हो जाएगा। मतलब वो तो बढ़ता ही रहेगा ना, बढ़ता रहेगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो आपके इस कैमरामैन के 4-4 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं, 1-1 रुपये इकट्ठा होकर टैक्स इकट्ठा हो रहा है 13,000 अरब रुपए, इसमें से 9,700 रुपए आप यूं उठाकर इंटरेस्ट को दे देते, इंटरेस्ट को दे देते। ठीक है। आप ये कहेंगे कि मजबूरी है, वो आपके कौमी खजाने का हिस्सा नहीं बन रहा ना, आप उससे कोई काम ले कोई सकते हो उस काम नहीं। पैसे तो से। हाँ। आप मुझे बताएं कि क्या वजीर खजाना साहब या वजीर आजम साहब मुझे ये बता सकते हैं कि ये खर्च कभी ये इंटरेस्ट रेट कब, इंटरेस्ट के चार्ज कब कम होगा? शब्बर साहब, आप तो ये बात कह रहे हैं, मुझे तो इस बात पर हैरत है कि जितनी दफ़ा मैंने मोहम्मद औरंगजेब साहब को सुना, उन्होंने कहा कि देखिए IMF के पास ही जाना है, इसके बाद भी जाना है, उसके बाद भी जाना है। मेरी बात सुनो, मैं IMF की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं वैसे ही एक बात कह रही हूँ। की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब 75%, अब जब आप लोग बात करते हैं ना कि वज़ीर आज़म का खर्चा, इसका खर्चा, तो मैं बोलता हूँ यार जब मैं 9,700 वैसे ही ज़ाय कर रहा हूँ, तो यार 200-300 और कर दो, फर्क क्या पड़ता है? तो मेरे जहन में ना आप खर्चे की, अच्छा अब आ जाए ये मुल्क लोकल डेट दो होते हैं, एक लोकल डेट, एक फॉरेन डेट। बिल्कुल ठीक है। लोकल डेट के डिफॉल्ट में जा चुका है। ये बात जब मैंने सुनी आपकी, तो इससे मैं ये बात अक्स करना, मुझे पता नहीं ये सवाल करना चाहिए या नहीं, यानी कि मौजूदा या साबका या मिली जुली तमाम हुकूमतों ने मिलके कमर्शियल बैंकों से कर्जा उठाया जी, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट है, ये उस पर इंटरेस्ट है, तो मतलब दाखिली तौर पर भी कमजोर है और बैरूनी तौर पर भी कमजोर है। नहीं उठाया है, और अब इस बजट में लिखा है, इस बजट में लिखा है कि हम 8,000 अरब और उठाएंगे। माशाल्लाह। नहीं तो ये तो कोई नहीं कह रहा नहीं उठाएंगे, वो तो कह रहे हैं उठाएंगे और 8,000 अरब। अच्छा, तो कमर्शियल बैंकों से उठाया जाने वाला ये 1,000 अरब रुपए का कर्जा, ये इसका क्या हमें फायदा या नुकसान होगा आम आदमी के लिए, थोड़ा समझा कर्जा उठाने के, जब आपने एक आदमी से कर्जा लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बस खाली बात ये है। और अफसोस की बात इसमें एक और भी है, इसमें से 5 बड़े बैंक जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, दैट्स आई एम सेइंग कमर्शियल बैंक्स, इसीलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसमें प्राइवेट सेक्टर के वो सारे जायंट्स बैंक्स मौजूद है। जहां और एक बात और याद रखिएगा कि इंडिया और चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दोनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक का ये पोजीशन नहीं है जो आपके हैं। जी, आपके यहाँ है। अच्छा, अब मैं इस बहुत बारीक ये लॉटरी क्यों निकाली हुई है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत बारीक सी बात है शब्बर साहब जो आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कुछ लोगों को इतना मसल पावर उनको दे दी है कि दे कैन रोटेट यू देयर चॉइस। नहीं, जायज नहीं है, वो तो घर बैठे सो रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है, डिपॉजिट पड़ा हुआ है, वो आगे बैंक गवर्नमेंट को लैंड करते हैं, अल्लाह खैर सल्लाह गवर्नमेंट को शाम को पैसे दे देती है, वो आराम से बैठे हैं, उन्हीं क्या तकलीफ है, उन्हें 8,300 बिलियन रुपीस का गवर्नमेंट कर्जा लेके बैठी है, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और कर्जा ले, ठीक है ना, उनका क्या जा रहा है, मगर ये छोड़ दें इसको, क्या ये दुकान इस तरह चल सकती है? अच्छा देखिए, अगर ये बात आज ये फोरम पर आए, सब बैठे हैं, सब दिमाग लगाएं और सोचें कि इससे कैसे निकला जाएगा, या इस पे सच बोलें, सोल्यूशन तो ये है ना, सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप डस्ट को कारपेट के नीचे डाल रहे हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये बेचारे जो इस वक्त पावर में हैं, इनके अंदर ये हिम्मत है कि ये इस डस्ट को कारपेट के नीचे नहीं डालें? Then what can do, or I mean, who will be do that? नहीं, अब अच्छा, इसमें मैं आपको एक और, अगर मैं लोकल करेंसी में डिफॉल्ट करता हूँ फॉर आर्गुमेंट जी, तो मेरी एलसीआई एक्सेप्ट नहीं होंगी बाहर, फेयर इनफ। तो मेरा ये कहना है कि एलसीआई एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक हो गया, परेशानी होगी, लोगों के घरों पे हाथ डलेगा। ये जो कैमरामैन खड़ा है, इसके वक्त तो जो होना था वो हो रहा है ना, तो एक दफ़ा अगर इस्लामाबाद की चूल्हें हिलती हैं तो हमें क्या चूल्हे हिलाना ज़रूरी नहीं है? अगर आप बेहिस हो गए तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं समझ गया। मैं कह रहा हूँ कि क्या अब जब एक आदमी बेहिस हो जाता है ना, बेहिस हो जाता है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि वो जो भी कर रहा है, हाँ। देखिए, उसके ऊपर हाथ ही नहीं पड़ना ना, उसको पता है। नहीं, उसको नहीं, ये सारे जो एमएनए बैठे हैं, इनको पता है कि हमें ये ड्रामेबाजी है, जो चिल्ला रहे हैं, ना कर रहे हैं, वो भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो भी ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था इस्लामाबाद, तो वो मुझे बोलने लगे, किसी बंदे ने सेमिनार कर रहा था, तो उसने बोला हम टैक्स क्यों दें, हमें देखिए ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता।
तो मैंने कहा यार तुम इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ तो सड़कें वड़कें इतनी अच्छी हैं, तो अगर कराची आ जाओ तो मेरा तो रिफंड बनता है, सही, ठीक है ना। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो इस्लामाबाद में बैठे हैं इनको कोई इनके इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान तबाह हो। अच्छा देखिए शबर साहब, मैं ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ बात करना चाहती हूँ, हालांकि मुझे बजट पे मैं चाह रही थी कि हम उसी पे बात करें, आगे करते हैं। मैं सवाल, कोई लोग कहेंगे पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं। जो आपके इदारे हैं, अब मैं नाम ले लेती हूँ, जैसे आर्मी चीफ का एक फर्म उनका ये बिलीव है, उन्होंने कराची में आकर जब यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से बात की और दीगर और लोगों से बात की, उन्होंने कहा ये जो सिस्टम चलता है ना, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम जो है ये ख़त्म होगा। कब की थी बात? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 महीना 7 महीना पहले। बट अच्छा, उसमें मैं आपको काउंटर दूं। देखें, जब ये बात कहकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए, तो मुझे जहां तक याद पड़ता है 15 दिन या 12 दिन सोने का रेट नहीं खुला था, ठीक है, गोल्ड प्राइस नहीं आया था। और मैं हैरान होती, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना लिखना देखना समझना, तो हम हैरान थे कि गोल्ड प्राइस क्यों नहीं मार्केट में आ रही, क्यों नहीं हमें पता चल रहा कि मार्केट बिल्कुल डेड थी। और इसी तरह और भी सेक्टर्स में, रियल सेक्टर के अंदर भी और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी और बाकी जगहों पर भी हमने देखा कि एकदम से लोग जो है ना वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए। डॉलर आपने देखा बहुत सारी जगहों पर डॉलर मिल ही नहीं रहा था और पैसा ऐसा डीवैल्यू हो रहा था कि हमें लग रहा था कि अब गए तो तब गए, लेकिन बहरहाल फिर डॉलर आया, सस्टेनेबिलिटी आई, चीजें बेहतर हुई। सो डोंट यू थिंक सो कि इस बजट के थ्रू भी जो पेश हुआ, गलत सही अच्छा बुरा, बट दैट सिस्टम जो उनको नजर आ रहा है कि खराब है, उस पर हाथ पड़ सकता है, जो आप एलसी या दीगर और चीजों की बात कर रहे हो? बिल्कुल उल्टी बात कर रही हो तुम। जो देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, जब वो कराची आए थे, जब तो उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टमेंट की एक अमाउंट दी थी, ठीक हो गया। उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ था जियो पर लाइव जी, जिसमें मैं और डीडी साहब बैठे हुए थे, ठीक है। मैंने उस इंटरव्यू में कोई बात की थी और डीडी साहब ने कोई बात की थी, याद है आपको? दोहरा दो। नहीं, मैंने बात की थी और बात की थी, मैंने कहा था 6 महीने में कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, वी कैन सी दैट। हाँ, मैं वेट करता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए कितनी। एंड स्टिल वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट राइट अवे। इस बात पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक। शबर साहब कह रहे हैं सच क्यों नहीं बोलते? सच ये है कि यहाँ बजट पेश हुआ और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में माशाल्लाह 20-25% इजाफा हुआ। किसी ने मुझसे पूछा कि मैडम अगर तनख्वाहों में इजाफा होता है तो फिर मराठ में भी तो इजाफा होता होगा, लेकिन इससे बढ़कर कल मुझे मार्केट में एक बच्चे ने सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैं शबर जैदी से लूँगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबर जैदी साहब और जाहिर है साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं। सीधी बात इन्होंने कही कि आप सच बोलें। अच्छा, हो सकता है मेरी गुफ्तगू से भी ऐसा असर गया हो कि मैं गलत बयानी से काम ले लूँ, लेकिन हकायक है सरफेस पर जो दिखाए जाते हैं उस पर बात होती है। शबर साहब, बच्चे हैं, अच्छा, नौजवान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने 2 बातें की, एक्सचेंज कंपनी का जो एक्सचेंज रेट का मसला था जी, उसमें क्या हुआ कि उसमें एक्सचेंज कंपनियां जुआ खेल रही थी, हवाला हो रहा था। जी जी ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे। आपके एक बहुत बड़े अफसर ने एक्सचेंज कंपनी वालों को बुलाया, सही है। उन्होंने कहा कि दिस एक्सचेंज बंदे के पुत्र बन जाओ। बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज यू, हाँ बिल्कुल ठीक वो है। कितने आदमी थे? 50 होंगे। ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है, तो वो सही हो गए। ठीक हो गया। तो रिटेलर तो 30 लाख हैं। मेरी बात सुनो भाई, ये तुम लोग जो किस कहानी में बैठे हो, इस तरह नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ जरा कि ये जो गोल्ड की आपने बात की, हाँ हाँ 40 टन गोल्ड का हर साल पाकिस्तान का कंजम्पशन है। जी सर। इंपोर्ट कितना होता है? मैं आपसे यही तो कह रही हूँ। नहीं, इंपोर्ट कितना होता है ये बता, बोलो। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना? नहीं ना, ऑफिशियल तो इंपोर्ट होता होगा ना कोई। हाँ, कितना होता लेकिन आई डिडंट चेक दैट। आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर गोल्ड आता है तो कहीं से तो आता होगा ना। मैं यही कह रही हूँ, मेरे इल्म में नहीं, आप बता दें। मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियली इंपोर्ट 1 टन भी नहीं होता। यही मैंने आपसे कहा। तो बाकी 38 टन के 38 टन कहां से आता है? 38 टन गोल्ड, अगर 40 टन गोल्ड हर साल पाकिस्तान में नया ऐड होता है तो 38 टन गोल्ड कैसे आता है? ये बताओ ना। तुम गोल्ड की बातें करती हो, क्यों मुझे अंदर कराने वाली हो तुम? हैं? मैं क्यों मैं वो सारी बातें बोल दूं जो मैं नहीं बोलना चाहता?
38 टन गोल्ड ऐड होता है पाकिस्तान में हर साल। अच्छा आप ज्वेलर के पास जाओ ना, जब असली गोल्ड बाहर लेने के लिए, उससे पूछते यार तुमने ये बाहर कहाँ से ली? वो कहते हैं सर वो पुराने वाले आए थे, मैंने उस अम्मा के जेवर बेच के, हम इंडिया से लाए थे 47 में। कोई ज्वेलर ये मानने को तैयार नहीं है कि नया गोल्ड बाजार में आता है। अच्छा यही मसला सुनो, यही मसला इंडिया में था। इंडिया ने गोल्ड की इंपोर्ट अलाउ कर दी, मसला हल हो गया। आप भी कर दे सर। आप मुझसे भी बहुत कुछ कहलवाना चाह रही है, मैं नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैं एक थिन लाइन आपसे पूछती हूँ। चले अब गोल्ड की बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कुछ और समझें, लेकिन मैं क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पर जब सोने की खरीदारी होती है, बिलखुसूस मैं इस पर बात कर रही हूँ, वो कैश में क्यों होती है? इसलिए हो रही है ना कि नहीं, आप बिल्कुल समझ नहीं। उस गोल्ड वाले के पास तो सोने की कीमत प्राइस ही नहीं है ना। जो गोल्ड का ज्वेलर बेच रहा है वो ये कह रहा है कि मैं गोल्ड का जेवर नहीं बेच रहा, मैं इसको बनवाई कर रहा हूँ सिर्फ, ये गोल्ड खुद लाई थी सना। वो उसका जो बैठा हुआ है रिवरसाइड स्ट्रीट पर, वो ये नहीं दिखाता कि मैंने गोल्ड बेचा है, वो अपनी कागजों में ये दिखाता है कि सना हाशमी अपनी अम्मी का जेवर लाई थी, मैंने इसको सही करके नया इसको तोड़ा, इसको बना के दे दिया। जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा अब ये झूठ चल रहा है, ये झूठ चल रहा है, सारी दुनिया झूठ को मान रही है। इसीलिए तो कुरान मजीद में आए थे सूरह मुनाफिकीन की। सही है शबर साहब, चले आगे बढ़ते हैं। एक अभी तो गोल्ड वाले कहेंगे हमारे पीछे लग गए, लेकिन ये जो ताजर दोस्त स्कीम थी, अच्छा आपने ताजरों के हवाले से बड़ी, जब आप खुद भी थे एफबीआर में, तो आपने कहा कि भाई ये करेंगे सिस्टम में लेकर आएंगे, फिर ये ताजर दोस्त स्कीम आ गई। और देखिए मुझे अफसोस इस बात का है कि ताजर दोस्त स्कीम आई जो मेरे हिसाब से बुरी तरह नाकाम हो गई। हाँ मैं तो हैरान हूँ, 50 लोग खाली। नहीं अब 30,000 हो गए। 30,000 हो गए। अच्छा 30 लाख। अगर आप एडवांस टैक्स रिसीव कर रहे हैं और आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कामयाब हो गई, 30 लाख में से 30,000 आ गए और उससे 1,000 रुपये टैक्स ले रहे हैं, तो किस दुनिया तो इसको एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं अगर ये इतनी अच्छी स्कीम नहीं है तो? नहीं देखिए बात ये है कि औरंगजेब साहब के साथ हैंड हो गया है। शहबाज शरीफ साहब अपने ट्रेडर्स को और पीपल्स पार्टी वाले रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर को बचा के ले गए और ये गरीब का बच्चा मारा गया। गरीब का बच्चा नहीं है सर, नहीं जिसका भी है वो मारा गया बेचारा। रिटेलर को उन्होंने शहबाज शरीफ निकलवा दिया, आराम से घर बैठे वो सब, और ज्वेलर सब निकल गए, एग्रीकल्चर वाले निकल गए, पीपल्स पार्टी वालों ने हाथ रख दिया। और उन्होंने मुराद अली शाह साहब ने अस्पतालों पर और स्कूलों पर 15% टैक्स लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है अच्छी बात है। अच्छा और औरंगजेब साहब ने किताबों पर टैक्स लगा दिया। जी बिल्कुल, दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा अब क्या होगा, अब हम बड़े मुसलमान है ना, हम लिखेंगे बुक्स एक्सक्लूडिंग कुरान। सीरियसली देखिए बात व्हाट अ परफेक्ट लाइन। आई अप्रिशिएट फॉर दिस शबर साहब। आपने दुनिया में जिस मुल्क के अंदर लिटरेसी का ये हाल है, उसमें आप बुक्स के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हो 10%, ये किस हकीम की दवा है? नहीं मैं कह रहा हूँ यार मुझे ये बताएं ना, चले यार आप ठीक है, आप ये गुना बेलज्जत है ना, इसमें मिलेगा क्या? और उसके बाद न्यूज़ प्रिंट, उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स, उसके बाद मेडिकल की सप्लाईज। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? ये किस दुनिया में रहते हैं? इनको आइडिया है ये इस करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्टर के साथ पंगा ले रहे हैं। मतलब मुझे तो मैं सीरियसली ये समझता हूं कि ये शायद 8 तारीख को वापस आए चाइना से। जी उसके बाद हैंगओवर्स भी होंगे। जी तो 9-10 इन्होंने कागज नहीं देखा है, सीधा 11 काबीना के इजलास से पहले एक मीटिंग हुई थी आई थिंक, फिर काबीना का इजलास 12 को बजट पेश कर दिया। मेरे ख्याल में कागज को सही तरह देखा रीड आउट किया। और मैं आपको आज कह रहा हूं, मैं पब्लिकली कह रहा हूं, 30 इसमें 80% दिवस हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको ये कह सकती हूँ क्यों कह रही हो? हमारे ताल्लुकात है ना पिंडी में। अच्छा क्यों हंस रही हो तुम? नहीं आपके ताल्लुकात तो है, ये मुझे पता। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात है क्यों कह रहा नहीं, मैं शब्बर जैदी नहीं कह रहा। शब्बर जैदी पाकिस्तान की 2 बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी में डायरेक्टर है। जी सर, एक्सपोर्ट की कंपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अलावा। जी। अच्छा अब मुझे बताएं, क्या मैं एक्सपोर्टर्स जो हूं अब इस वक्त किसको फोन कर रहा हूँ? आई नो। अच्छा अब अगर मैं फोन एक आदमी को कर रहा हूँ और वो शरीफ आदमी, समझदार आदमी मेरा काम कर देगा ना, कर देगा ना, हाँ। कर देगा।
तो फिर ये सिविलियन सुपरमेसी किस स्टूडियो का नाम है? फिर आपने उस आदमी को जो दूसरे शहर में बैठा है आपने चौधरी बनाया, वो चौधरी आएगा, वो बैठेगा, वो हम सबको बैठाएगा, हम सब बैठेंगे, वो कहेगा यार 15% हम कहेंगे 18% हो गया, 12%, उसके बाद वो चौधरी फैसला करेगा 4%। ठीक है, तो फिर ये असेंबली ये सारी चीजें खत्म हो गई ना। तो ये डिलेमा नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और ये चाहते हैं कि चौधरी अंदर आए, वो चौधरी नहीं चाहते कि हम अंदर आए। ये तो बात है, ये बात तो मैं आपकी मानती हूं। वो तो बिल्कुल चाहते हैं कि यार हम इनको चलाने दो। हाँ। मगर ये तो खुद जाके ना बार बार कहते हैं कि सर आए, सर प्लीज आए, सर आप आए, सर आप क्या। सर मेरी बात सुनो, ये मेडिकल इक्विपमेंट पर वाकई कसम से क्या आदमी क्यों लगाया टैक्स? अच्छा, और दूसरी बात ये कि वही आप वाली बात कि कम से कम आप डॉक्यूमेंट अपना पढ़ लेते, आपको पता होता कि आप किस सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं, कहाँ डेंट दे रहे हैं, उसका रिबटल क्या आ सकता है। बिकॉज ये ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर का बजट बना रहे हैं, ये रियासत के लोगों के लिए बजट है। लेकिन शब्बर साहब, आपने शायद सुना हो नहीं सुना, मैंने कल प्रोग्राम बाहर आउटडोर किया तो वहाँ एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया और मैं हैरान, मैंने उससे कहा दोबारा सवाल करो। उसने मुझसे सवाल किया तो वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उसने कहा एक ऐसी कंपनी जिसमें हालात ख़राब हैं और उस कंपनी का सीईओ या उस कंपनी का फाइनेंस सीएफओ आके ये कह दे कि 20 से 22% तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, तो ये कंपनी के बारे में झूठ बोला जा रहा है या वो सीएफओ हाथ कर रहा है या वो कौन से लोगों को तनख्वाहें बढ़ाकर देगा? आप मतलब समझ गए होंगे सवाल का। देखिए, बात ये है कि ये भी शहबाज शरीफ की लॉबी है। ब्यूरोक्रेट ने फाइल चलानी है, ये तो है, ब्यूरोक्रेट ने तो आपको सपोर्ट करना है और वो उस लॉबी को नाराज नहीं करना चाहते, ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, वो उनको प्लॉट भी देते रहेंगे, उनको वो सब कुछ रात देते रहेंगे, तो वो। बट डोंट यू थिंक सो शब्बर साहब, मैं आपको सच बताऊं, आप जाके मार्केट में खड़े होकर मेरे साथ चले, आप लोगों में गुस्सा है इस बात पे। 1 से 16 ग्रेड तक की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, मैं 16 से ऊपर की बात कर रही। आपको पता है इस वक्त रिटायर्ड जज की पेंशन कितनी है? सर आप ले दे पेंशन, जज की पेंशन बताया मुझे कितनी है? लाखों में ही होगी। लाखों में है। मैं 40 साल ए फर्गूसन में रहा हूं और 40 साल मैंने 35% टैक्स दिया है, ओवर 35%। ठीक है, अब मेरा टैक्स हो गया 55%। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपने सरकारी अफसरों की तनख्वाह आपने, मैं तो शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैंने एज चेयरमैन CBR कभी तनख्वाह नहीं ली, बट मुझे ये समझा दें। मगर इस पर ना लाइटर नोट, उनकी इतनी रिश्वत है, तनख्वाह रेलिवेंट ही नहीं है। ये तो गलती की है शहबाज शरीफ साहब ने, वो इतनी रिश्वत ले लेते हैं, तनख्वाह की जरूरत क्या है? देखिए शब्बर साहब, ऑन अ लाइटर नोट यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज कल मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि जब मैं मार्केट में गई तो लोगों ने कहा कि FBR के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो हमें चोर बाजारियां सिखाते हैं, हमें पता है कि टैक्स कैसे कटना है, कैसे रोकना है, कौन सी फाइल का पेट भरना है, ये सबको सारी चीजें पता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि चलें इस बात को भी छोड़ देते हैं कि बढ़ा दी तनख्वाहें, वो भी दिल पे जबर करके हम देख लेंगे। आपको लगता है कि इस साल जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है इनका, हर साल की तरह एक बड़ी जस्त लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैसे कलेक्ट करेंगे और किससे कलेक्ट करेंगे? जिस जमींदार के ऊपर एक पहिए का, मेरे मुंह से कोई गलत ही लफ्ज निकल रहा है, 1 रुपये का भी मतलब टैक्स नहीं लगा, वो कौन देगा टैक्स? ये देखिए बात ये, और इनके टारगेट्स कैसे अचीव होंगे? देखिए, आप टैक्स के सिस्टम को समझ नहीं रही हैं। पाकिस्तान में, असल में हम सीधे साधे लोग हैं ना सर, हमें क्या पता। पाकिस्तान में 54% टैक्स इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट हो जाता है। ओके। और बाकी टैक्स कंपनियां दे देती हैं वॉलंटरी एडवांस टैक्स में। तो आपने कंपनियों का रेट 39% करके और बाकी चीज़ों का रेट 55% कर आपने और एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाकर आपने ये समझते हैं कि आप उससे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप एक ब्रैकेट बना दिया आपने, ब्रैकेट बना दिया और उस ब्रैकेट के थ्रू आप समझते हैं कि ये आपका मसला ये है कि इंडिया 35% पर है। जी सर। बांग्लादेश इंडिया 25 पर है, बांग्लादेश 25 पर है, बाकी सब है। पाकिस्तान तकरीबन 40 से ऊपर चला गया है और बाकी जगह पे 55% है। तो जब आप कहते हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जी, तो इंडिया का रेट
इन्वेस्टमेंट 35 पर और यहाँ 35 है, हमारा 39 हाँ। है। कौन लेगा? तो वो जो इन्वेस्ट करने वाला है वो पागल है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, वो बेचारे जो SIFC चला रहे हैं उनको क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? उन्हें बताएं तो सही कि हम नीचे क्या कर रहे हैं। वो उनके पैर काट रहे हैं। ओके शबर साहब, जस्ट होल्ड इट हियर ना। जिस दिन बजट आया उसके अगले दिन सुबह मैंने देखा स्टॉक मार्केट को 76 पॉइंट्स। मैं बता देता हूँ, सुनिए, अब यहाँ पे आज आपको बता देता हूँ, ये भी एक गलतफहमी आज आप निकाल लें। देखिए, दो चीज़ें बजट में ऐसी हुई जिसने स्टॉक मार्केट के लिए एक जगह दे दी कि आप काम करें इससे पहले कि अगला चेंज आ जाए। पहला चेंज ये आया कि जुलाई 1 के बाद से जी होल्डिंग पीरियड पर आप टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि हर एक पे टैक्स लगेगा। तो लोगों का जो पैसा स्टॉक में डालना था वो डाल दिया उन्होंने। दूसरा ये हुआ कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, उसका रेट उन्होंने बढ़ा दिया और वो सारा म्यूचुअल फंड से पैसा निकल कर चला गया स्टॉक मार्केट में। तो आप ये गलत फहमी में नहीं रह सकते मुताबिक बजट से। आप कहेंगी तो मैं कागज पे पॉइंट टू पॉइंट प्रूव कर दूंगा, ये हमारा धंधा है, इसके साथ आप ये कहानी स्टॉक मार्केट वाली कहानी है ना, इसको भी साइड पे कर दो। ओके, ये कहानी भी साइड पर हो गई है। तो अब हमारी कहानी यहाँ पर आकर रुकती है कि शब्बर जैदी साहब से पूछते हैं कि हालिया दौरा जो चाइना का हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, आज भी कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, अपनी स्पीचेस में कह रहे हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आने को तैयार बैठे हैं। मैं जाता हूं दीगर ममालिक में तो उनसे कहता हूं कि मैं आपसे कर्जा लेने नहीं आया, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने आया हूं। फिजिबिलिटी ये है कि आपके पेट्रोल प्राइसेस अभी जो कम हुए हैं, इसका रिबटल आपको अगले महीनों में मिलने वाला है। लीवेज की जाहिर उसकी प्राइसेस के हवाले से उसकी लेवी बढ़ेगी और आपको पैसा देना पड़ेगा। फिर आ जाइए बिजली, उसके ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं आपके यूनिट्स। तो कैसे फैक्ट्रीज चलेंगी, कारखाने चलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। वजीर आजम पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि तकरीबन 3 अरब के रेमिटेंसेस जो हैं वो हमें मौसूल हुए हैं। फिर वजीर आजम कह रहे हैं कि इस वक्त जो है शब्बर साहब, आप माने ना माने, इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाइना गए थे, वहां पर भी लोगों को कहकर आया कि कर्जा लेने नहीं आया हूं, मैं तिजारत के गर्ज से आया हूं, टेक्नोलॉजीज आएंगी। और आपके मुल्क में हाल ये है कि एक तो बिजली आ नहीं रही और जो आ रही है उसके यूनिट्स आपको मुझसे ज्यादा पता है। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में, लास्टली कॉमेंट कर दें, रेमिटेंसेस के मद में हमें संभाला मिलता रहेगा? तुम मुझे एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट दिखा दो। अभी तो वोट कर आए ना। सुन लो मेरी बात सुन लो ना। एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट दिखा दो जिसमें सॉवरेन गारंटी के अलावा उन्होंने इन्वेस्ट किया हो। सॉवरेन और एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट दिखा दो जिसने लिस्टेड कंपनी बनाई हो। चाइना कभी पाकिस्तान में कमर्शियल बेस पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। और उनके बस का काम ही नहीं है, वो इस धंधे में है ही नहीं। वो अपनी गुड्स पाकिस्तान में पार्क करना चाहते हैं। आपको अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, यस सर, तो ये चाइना के इन्वेस्टमेंट वाली कहानी बंद करें। What do you mean by that? यस, ये तो आपने अजीब सी बात कर दी है। एक पिछले 25 साल में एक चाइना का इन्वेस्टमेंट बता दो जो सॉवरेन गारंटी के अलावा आया हो। तो ये जो बाकी सारा जो बताओ ना, एक नहीं है ना, मैं तभी कैसे बताऊं जब नहीं है तो कैसे बताऊं? प्लांट है ना सारे, हाँ, सॉवरेन गारंटी में आए। वही मैं कह रही हूँ ना, वो तो नहीं है ना उसमें, जो लिस्टेड थोड़ी है, कंपनी थोड़ी है उनकी, कोई नहीं है ना। एक आध कंपनी बताओ ना कि ये कंपनी चाइनीज ने बाय कर ली, ये कंपनी चाइनीज ने लगा दी, ये कंपनी आ गई। कोई एक बताओ ना, एक बता दो मुझे कि यार ये चाइनीज की इन्वेस्टमेंट आई। वो भाई गवर्नमेंट से सॉवरेन गारंटी ले ली, आईपीपी के पैसे ले लिए, 4 प्लांट लगा दिए, साहिवाल का कोल प्लांट। किस दुनिया में बैठे हो? हमें ये मतलब कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? ये कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे कि यार ये चाइना का मॉडल ही नहीं है। आप मुझे एक लिस्टेड कंपनी बनाए ना चाइना की, आप चाइना की लिस्टेड कंपनी बताएं जो आज है पाकिस्तान में। दो बैंक हैं, 2 बैंक हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बड़ी ऑडिट फर्म का सीनियर पार्टनर था। तो हम सिर्फ उन लोगों को ऑडिट करते हैं जो डॉक्यूमेंटेड होते हैं। ठीक हो गया। आपको पता है हमारा कभी एक क्लाइंट भी चाइनीज नहीं था। We don't entertain them. We don't entertain them. मैं IFAC के बोर्ड पे रह चुका हूं। मैं चाइनीज अकाउंट को मानता ही नहीं। आप किस दुनिया में बैठी है? आपको लाल बत्ती दिखा रहे हैं, आप लाल बत्ती दिखी जा रही है।
आप बताओ ना, मुझे बताओ ना कि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, ये बताओ ना कि ये कंपनी आई, देखिए जी इसने 45,000 आदमी को रोजगार दे दिया, एक को नहीं मिल रहा वहां ओ पे। भाई वो अपने कैदियों को लाके इन्वेस्टमेंट यहाँ लेबर लगाते हैं, आपको पता है पकड़े गए थे यहाँ पर कहीं। तो ओके। तुम लोगों के फैक्ट्स तो है सही है नहीं। शब्बर साहब, हमारे फैक्ट इसलिए गलत है कि जो हुकूमत के फैक्ट्स हैं हम उस पे से निकालते हैं चीजें, अपनी डिक करते हैं तो पता चलता है वहां कुछ है ही नहीं। ये क्यों नहीं देखते लिस्टेड कंपनियों की लिस्ट उठाओ ना। वही तो कह रही हूँ कि कुछ है ही नहीं, तभी तो जवाब नहीं दे पा रही आपको। सप्लाई करता है, चाइना सप्लाई करता है, वो कंपनियां नहीं बनाता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मुझे कहा जा रहा वाइंड अप का, लेकिन सर बड़े मीम्स बन रहे हैं और फेसबुक पे भरमार है ये फाइलर और नॉन फाइलर की, कह रहे हैं इनके कब्रिस्तान भी अलग बनेंगे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ ये क्या इशू है सर, फाइलर जो है वो नॉन फाइलर कैसे बन जाता है? वो एक आदमी वो आज मैं देख रहा था, एक किसी ने जोक लगाया हुआ है कि वो फिल्म पाकीज़ा में वो अनारकली कहती है शहनाज सलीम को, मुझे हाथ नहीं लगाओ तुम नॉन फाइलर हो। तो मेरी बात सुने, देखिए नॉन फाइलर का मतलब होता है चोर। अच्छा, और वो तो हमारे यहाँ माशाल्लाह, ठीक है, ये टर्म PMLN की इजाद करता है। वो कहते हैं चोर हो मगर 4 रुपए दे दो तो चोर नहीं होगे। वो ये कहते हैं कि ये तुम चोर हो, गिलास तुमने चोरी किया है, मगर तुम अगर गिलास पे 2 रुपए और दे दोगे ना चोरी नहीं होगी। अच्छा शब्बर साहब, इसी अच्छा सुनो एक मिनट, जब मैं 2019 में था चेयरमैन FBI, मैंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, अपने सेक्रेटरी को बुलाया, इनकम टैक्स के सेक्रेटरी, वो मेरी किताब ऑर्डर्स की किताब लिखता है। मैंने कहा यार इस किताब को लेके जाओ, इसमें जहां जहां लव नॉन फाइलर लिखा है उसे मिटा दो। 2019 में चेक कर लो जाके। मैंने कहा जिस जगह पे इस जगह पूरी जहां लिखा है नॉन फाइलर इसको डिलीट कर दो। ये तो मियां साहिबान का खास आइटम है नॉन फाइलर, मतलब दे लव इट, दे लव दिस वर्ड। अच्छा वो बेचारा औरंगजेब खुद कह रहा है कि दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ। नहीं तो मगर ये उससे पूछे ना ये इजाद किसने किया है? मेरी तो हारून अख्तर साहब से टीवी पे लड़ाई हुई थी इस बात के ऊपर कि नॉन फाइलर चीज क्या होती है। मतलब सुनने वाले को हंसी आ रही है कि क्या अजीब सी बात है। नॉन फाइलर क्या चीज है? अच्छा एक चीज मुझे शब्बर साहब बस लास्टली कमेंट कर दें, अगर ये फाइलर नॉन फाइलर की जंग तो हम किसी और दिन लड़ते हैं बैठकर, इसी दरमियान में एक चीज की है एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी कोई नहीं आई। अच्छा अच्छा अब एक नई चीज है। अच्छा अब एक लेट फाइलर भी आया है। क्या है? लेट फाइलर। लेट फाइलर ओह माय गॉड। 23 दिसंबर को रिटर्न ड्यू है, आपने नहीं फाइल किया तो आप लेट फाइलर हो गए। देखिए मेरी बात समझिए, ओह गॉड, ये बेचारे, पहले मैं समझता था कि बड़े चालाक हैं। अब आपको क्या लगता है? नहीं, ये मैं समझता था कि शहबाज शरीफ साहब बड़े चालाक और शिरूर आदमी हैं। अब मुझे इनकी शक्ल देख के लगता है कि ये बेचारे मासूम हैं। एक तो शब्बर साहब अब ये लाइटरली मैं आपसे कमेंट ही कर लेते हैं ना इस पे, क्योंकि प्रोग्राम वाइंड अप पे जा रहे हैं, आपको सारे मासूम ही लगते हैं। नहीं ये अपनी शक्ल देखता हूँ मैं, बेचारे पे तरस आता है। वो अपना उसका येलो कलर का कोट पहन के आ जाते हैं, नीले रंग की टाई पहन के, मुझे बेचारा मासूम ही लगता है। अब 3-4 अगर इस मासूम अंदाज से ये रियासत चलाते रहे तो हमारा तो दिवालिया मजीद हो जाएगा। 3-4 बीवियां भी संभालनी होती, मुश्किल काम होता है ना। वेल शब्बर जैदी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी के ख्यालात और जो मौजूदा बजट के हालात है इस पर आपने बेलाग तबसरा सुना है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।